हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ मैथ वाला पर। और आज अपने इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम सीखेंगे एक समान आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की गणना करना। यानी कि आज के अपने इस लेक्चर में हम जो गॉस की प्रमेय का एक अनुप्रयोग है फर्स्ट चैप्टर में आपकी 12th क्लास फिजिक्स की, उसका समापन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। देखिए, ये जो हमारा आज का ये टॉपिक है जिसमें हम एक समान आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको ये वाला हमारा लेक्चर काफ़ी ध्यानपूर्वक देखना है, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपसे बोला गया है एक समान आवेशित समतल चादर। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले एक समतल आवेशित चादर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम एक चादर बना रहे हैं। ये चादर ओढ़ने वाली चादर नहीं है, ये हमारा एक डेरिवेशन कर रहे हैं। तो ये हमारी एक समान रूप से समतल आवेशित चादर होगी। ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारी चादर होगी। इसके चाहे आप ये जो चारों पॉइंट हैं इनको नाम भी दे दीजिए, ए बी सी और डी। ये होगी हमारी चादर। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोला गया है एक समान आवेशित, यानी कि ये जो चादर है वो एक समान रूप से आवेशित भी होगी। तो यहाँ पर हम इस पर आवेश भी शो करके दिखा देते हैं कि ये जो चादर है इस पर आवेश भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो पूरी चादर पर क्या है, आवेश प्रेजेंट है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा बीच में को ये इस प्लस आवेश को शो नहीं करके दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ और अभी डायग्राम में बनाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ये जो पूरी चादर है आवेश इस पूरी चादर पर प्रेजेंट होगा। उसके बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हमने चादर बनाई है इस चादर के ये चादर पूरी एक समान रूप से आवेशित है। और जो हमारा टॉपिक है इसमें बोला गया है एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र। तो हमें क्या करना है, अभी इस चादर के निकट विद्युत क्षेत्र निकालना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, इस चादर से ये जो चादर है इस चादर के निकट हम यहाँ पर लगभग क्या मान लेते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं पी, जिस पर हमें क्या करना है, अब विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो ये पूरी एक चादर होगी एक समान रूप से आवेशित, और इस चादर के निकट हमने क्या मान लिया है, ये पी मान लिया बिंदु, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। और हम ये और मान लेते हैं कि ये जो चादर है और ये जो बिंदु है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आर है। ठीक है, कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी आर है। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो डेरिवेशन है हमारा, ये गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है। यानी कि इसको जो हम करेंगे वो गॉस की प्रमेय की हेल्प से ही करेंगे। तो गॉस की प्रमेय में क्या होता है, हमें गॉसियन पृष्ठ मानना पड़ता है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ मानेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, माना ये जो हमारा इसका बीच से हम दूरी ले रहे थे इस चादर की, और ये जो बिंदु है पी, यहाँ पर क्या है, एक हमारा गॉसियन पृष्ठ प्रेजेंट है। ये हमारा एक गॉसियन पृष्ठ हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें ये क्या करना है, गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग ही करना है। तो ये हमारा एक गॉसियन पृष्ठ हो गया। अब ये जो हमने बिंदु माना है वो इस चादर के इधर की साइड माना है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से ये जो हमारी घटना चल रही है इधर की साइड बिंदु पी मानने की और गॉसियन पृष्ठ मानने की, ठीक उसी तरीके से इस चादर के दूसरी तरफ भी होगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो हमारी जो ये चादर है, इस चादर के से दूसरी साइड भी क्या करेंगे हम, ठीक इसी तरीके से एक और पॉइंट मान लेंगे। ये हमारी चादर से दूसरी डायरेक्शन में भी क्या है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसको नाम दे देते हैं हम पी डैश, और इस पर भी क्या होगा, हमारा एक ये गॉसियन पृष्ठ प्रेजेंट होगा। सेम इधर की तरफ जैसे हमने इधर बनाया था, सेम यहाँ इधर की तरह ही क्या होगा, इधर भी एक पी डैश पॉइंट होगा, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना होगा। और यहाँ पर भी इस बिंदु और ये जो हमारी समतल चादर है इसके बीच की भी डिस्टेंस कितनी होगी, आर होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमने क्या करा, इसमें सबसे पहले एक समतल चादर बनाई, उसके बाद एक समान रूप से इस पर आवेश शो करके दिखाया। उसके बाद इस चादर से आर दूरी पर यहाँ एक बिंदु माना पी, जिस पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब क्योंकि हमें ये जो डेरिवेशन है वो गॉस की प्रमेय से करना था, इसलिए हमने एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करी। ठीक है, और जिस तरीके से हमने ये इधर ये घटना शो करके दिखाई है इस चादर के इधर की साइड, ठीक उसी तरीके से यही घटना इस चादर की दूसरी साइड भी होती है। तो वो भी हमने इधर शो करके दिखा दी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बिंदु है पी, यहाँ पर ये जो हमने काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ माना है, इस गॉसियन पृष्ठ का जो अल्पांश क्षेत्रफल होगा जिसको हम लिखते हैं डी ए, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर की साइड होगी। और यदि हम बात करें इस बिंदु पी पर जो भी विद्युत क्षेत्र आएगा उसकी डायरेक्शन भी किधर की साइड होगी, इधर की साइड होगी, जिसको हम लिखते हैं ई वेक्टर से। अब ये जो बिंदु पी है इसकी डायरेक्शन इधर की साइड क्यों है, ये हम पहले भी अपने लेक्चरों में बता चुके हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा प्लस का जो चार्ज होता है यानी कि आवेश होता है उसके
अपोजिट होती है। तो यदि आप देखो ये जो बिंदु P हमने यहाँ पर माना है, इस बिंदु के इधर की साइड में प्लस का आवेश प्रेजेंट है, इसलिए जो भी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आएगा उसकी डायरेक्शन इधर की साइड तो होगी नहीं, इसलिए हमने क्या माना है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E, इसकी डायरेक्शन इधर की साइड होगी इस बिंदु पर। और यदि ठीक इसी तरीके से हम इधर की साइड देखें तो इधर भी जो हमारा अल्पांश क्षेत्रफल होगा जिसको हम लिखते हैं ds है, उसकी डायरेक्शन इधर की साइड होगी। और यदि हम बात करें अपने विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसकी डायरेक्शन की, तो वो इधर की साइड होगी जिसको हम ई वेक्टर से लिखते हैं, ठीक है। तो इधर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसकी डायरेक्शन इधर क्यों है, वो भी सिंपल सा रीज़न यही है कि इस बिंदु की इधर की साइड में प्लस का आवेश प्रेजेंट है और हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस के आवेश के अपोजिट होती है, तो इसलिए इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी। अब आप यहाँ पर एक कंडीशन देख सकते हो कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसकी डायरेक्शन भी इधर है, अल्पांश क्षेत्रफल जो डी है इसकी डायरेक्शन भी इधर है, दोनों यानी कि सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इन दोनों के बीच कोई भी एंगल नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो थीटा होता है उसकी वैल्यू 0 मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारा थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक उसी तरीके से आप इधर भी देख सकते हो, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ई वेक्टर, इसकी भी डायरेक्शन इधर की तरफ है और अल्पांश क्षेत्रफल डी ए जो है इसकी भी डायरेक्शन इधर की तरफ है। तो यहाँ पर भी जो आपका एंगल होगा यानी कि थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा डायग्राम बनकर तैयार हो गया है। आई होप आपको हमारा ये जो डायग्राम है इसमें जिस एक स्टेप बाय स्टेप जो हमने बनाया है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जब भी हम किसी डेरिवेशन में डायग्राम को बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, उस डायग्राम की थ्योरी को भी लिखना होता है। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो हमने डायग्राम बनाया है इसकी थ्योरी लिखेंगे और थ्योरी में हमें वही एक एक बात लिखनी है जो हमने इस डायग्राम में बनाई है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरी को लिखना। तो देखिए यहाँ पर हमने ये जो डायग्राम बनाया है इसके पहले से डेफिनेशन लिख दिया। आप देख सकते हैं डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है, सॉरी डेफिनेशन नहीं, इसको हम यहाँ पर थ्योरी कहेंगे, ठीक है। तो थ्योरी में हमने लिखा है कि माना कोई समतल चादर ABCD, ठीक है। सबसे पहले हमने एक समतल चादर बनाई थी जिसके सिरों को नाम दिया था हमने ABCD, तो वही हमने बात लिखी है, जिस पर एक समान रूप से आवेश उपस्थित है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमने चादर थी, चादर बनाने के बाद सबसे पहले हमने एक समान रूप से आवेश यहाँ पर शो करके दिखाया था, तो वही लाइन हमने यहाँ लिखी है। उसके बाद यहाँ लिखा है माना इस तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो हमने डायग्राम बनाया है इसमें ये जो चादर है इससे r दूरी पर एक बिंदु है P, ठीक है। उसके बाद जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है, यहाँ पर हमने एक करनी लिख रखा है। तो आप देख सकते हो ये जो बिंदु P हमने बनाया है इसी पर हमें क्या विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो हमने क्या करा है, इस डायग्राम की बस इतनी थ्योरी लिखी है। आप चाहे तो जितनी भी हमने एक एक चीज़ इस डायग्राम बनाई है उसको भी लिख सकते हो, बाकी ज़्यादा थ्योरी लिखने की भी आपको आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पूरी की पूरी थ्योरी एग्जामिनर कभी नहीं पढ़ता है, बस ये देखता है कि आपने जो डायग्राम बनाया है उसकी थ्योरी भी लिखी है या नहीं, और जो भी लिखी है जितनी भी लिखी है वो ठीक भी लिखी है या नहीं। तो चलिए ये तो हो गई हमारा डायग्राम और इस डायग्राम की थ्योरी। अब अपने इस डेरिवेशन को कर देते हैं स्टार्ट। और देखिए स्टार्ट भी किस तरीके से करेंगे हम, ये जो डेरिवेशन है समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र निकालने वाला, ये क्या है, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है। और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग से के माध्यम से ही, यानी कि हम कह सकते हैं गॉस की प्रमेय की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस डेरिवेशन को भी करेंगे। तो आपने गॉस की जो प्रमेय होती है उसको पढ़ा होगा, तो उसमें ज़्यादातर बात किसकी होती है, विद्युत फ्लक्स की होती है कि हाँ इस पृष्ठ से इतना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो टोटल उस गॉस की प्रमेय में विद्युत फ्लक्स की बात होती है। ठीक उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी समतल चादर के निकट जो हमने बिंदु P माना है, यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमने गॉसियन पृष्ठ माना है पूरा, इस गॉसियन पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स ही निकालेंगे, ठीक है। तो जो भी टोटल इस गॉसियन पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स आएगा उसी से क्या हो जाएगा, हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, जो हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमने इधर वाला सिरा, ये पूरा एक गॉसियन पृष्ठ बनाया था, उसके बाद इस गॉसियन पृष्ठ के दो सिरे हैं, एक इधर और एक इधर। तो इधर वाले सिरे पर भी विद्युत फ्लक्स जो गुजरेगा इस अल्पांश क्षेत्रफल ds है उसको निकालेंगे। उसके बाद इधर वाला जो सिरा है, इस इधर के सिरे पर जो अल्पांश क्षेत्रफल dA लिया है इससे कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा फिर उसको निकालेंगे। और उसके बाद टोटल जो पूरा गॉसियन पृष्ठ होगा इसके कारण कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा उसको निकाल देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद्युत फ्लक्स को निकालना। तो देखिए हम यहाँ पर ये जो हमारा इधर का सिरा है इस गॉसियन पृष्ठ का, इसको नाम दे देते हैं S1 और इधर वाले को नाम दे देते हैं S2। तो हम क्या करेंगे, ये जो S1 हमारा सिरा है इस गॉसियन पृष्ठ का, इस S1 पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। उसके बाद इस S2 के कारण कितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है उसको निकालेंगे। तो देखिए यहाँ अब हम लिखेंगे तब S1 सिरे
से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब हम क्या निकाल रहे हैं, जो हमारा S1 सिरा है उसके कारण कितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है उसको निकालेंगे। ठीक है, तो S1 के कारण हमने S1 सिरे पर क्या माना था, अल्पांश क्षेत्रफल माना था dA। तो dA की वजह से यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो भी थोड़ा सा ही गुजरेगा, इसलिए उसको हम लिखेंगे यहाँ पर d फाई ई। और ये S1 सिरे की बात चल रही है तो यहाँ पर S1 भी हम लिख देते हैं। तो d फाई ई S1, यहाँ पर ये फाई ई तो विद्युत फ्लक्स हो गया और d इसलिए हमने लगाया है यहाँ पर, ये d बता रहा है कि थोड़ा सा ही विद्युत फ्लक्स निकल रहा है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, हमारी ई वेक्टर इंटू में dA वेक्टर होती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये भी हम S1 सिरे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, E के ऊपर से और dA के ऊपर से वेक्टर हटा देना है। तो चलिए हटाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे d फाई ई S1, ये तो एज इट इज़, बराबर का निशान भी एज इट इज़, और यहाँ E और ये जो dA है इसके ऊपर से हमने क्या कर दिया, वेक्टर हटा दिया है। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हम इन दोनों के ऊपर से वेक्टर हटाएंगे तो वेक्टर तो हट जाएगा, लेकिन इनके साथ एक चीज़ और आ जाएगी जो होती है आपकी कोस थीटा। ठीक है, ये और ऐड हो जाएगा। अब यहाँ जो ये कोस थीटा में जो थीटा दिया गया है, इस थीटा की हमें वैल्यू रखनी है। वैल्यू रखेंगे हम डायग्राम में देख करके, डायग्राम में जो S1 सिरा है गॉसियन पृष्ठ का, उस पर थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है। तो एक बार हम आपको भी दिखा देते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं ये जो हमारा S1 सिरा हमने लिया था, यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू आ रही थी वो 0 डिग्री आ रही थी, यानी कि हम थीटा के स्थान पर 0 डिग्री लिख देंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, थीटा के स्थान पर 0 डिग्री लिख देंगे। तो यहाँ पर ये d फाई ई और ये S1 एज इट इज़ बराबर में E भी एज इट इज़, dA भी एज इट इज़, और यहाँ पर बन जाएगा कोस और थीटा के स्थान पर 0 डिग्री। अब देखिए, कोस 0 डिग्री की वैल्यू आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में भी और 11th क्लास में भी, कि कोस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो हम यहाँ कोस 0 के स्थान पर नेक्स्ट लाइन में 1 लिख देंगे। और ये कोस 0 डिग्री इस EDA की गुणा में है, तो वो 1 भी इस EDA की गुणा में होगा। तो जैसे हम EDA की गुणा 1 में करेंगे तो हमारा सिंपल सा EDA ही रह जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट लाइन में केवल लिखेंगे d फाई ई S1 बराबर में E और यहाँ पर सिंपल सा dA। ठीक है, इतना ही हमारा क्या होएगा, बचेगा। तो ये क्या आ जाएगा, S1 जो सिरा लिया था उस S1 सिरे के पर जो हमारा अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मिल रहा था उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको एक बार हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो ये तो क्या हो गया, हमारा S1 सिरे से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हो गया। अब ठीक इसी प्रोसेस से हम क्या करेंगे, S2 सिरे से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है उसको भी निकाल लेंगे। तो देखिए, अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अब जो हमारा S2 सिरा है, S2 सिरे से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तब जो हमारा S2 सिरा था उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो S2 सिरे से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा वो होगा d फाई ई। देखिए, फाई ई तो होता है विद्युत फ्लक्स, और ये जो S2 सिरे पर हमने अल्पांश क्षेत्रफल लिया था वो था dA यानी कि अल्पांश थोड़ा सा क्षेत्रफल। तो उस थोड़े से क्षेत्रफल से थोड़ा सा ये फ्लक्स गुजरेगा, इसलिए हमने फाई ई के से पहले क्या लिख दिया, d। ये d बता रहा है कि थोड़ा सा ही विद्युत फ्लक्स होगा। और S2 सिरे की बात कर रहे हैं हम, इसलिए यहाँ पर S2 भी लिख देते हैं। तो ये जो d फाई ई S2 है, इसकी वैल्यू कितनी आती है हम जानते हैं, E वेक्टर इंटू में dA वेक्टर, यही आती है। अब इतना करने के बाद हमें इधर भी इन दोनों के ऊपर से वेक्टर हटाना है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे d फाई ई और साथ में S2 बराबर में इन दोनों के ऊपर से वेक्टर हटाओगे तो ये रह जाएगा EDA, और साथ में यहाँ पर ऐड हो जाएगा कोस थीटा वेक्टर हटाने पर। अब यहाँ पर भी हमें थीटा की वैल्यू रखनी है। तो अब ये जो थीटा की वैल्यू है ये हम देखेंगे S2 सिरे पर, कि जो हमारा S2 सिरा है उसमें इस थीटा की वैल्यू क्या आती है, आ रही है। तो एक बार आप भी देख लीजिए डायग्राम में क्या आ रही है थीटा की वैल्यू। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा सिरा है S2, इस S2 सिरे पर जो थीटा की वैल्यू आ रही थी वो 0 डिग्री आ रही थी, यानी कि हम थीटा के स्थान पर क्या रख देंगे, 0 डिग्री रख देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस थीटा के स्थान पर 0 डिग्री रखेंगे तो हमारा बनेगा d फाई ई, साथ में ये S2 बराबर में E और ये dA, और यहाँ पर कोस और थीटा के स्थान पर 0 डिग्री। अब कोस 0 डिग्री की वैल्यू हमने अभी आपको बताई थी 1 होती है। तो जैसे हम यहाँ पर कोस 0 डिग्री के स्थान पर नेक्स्ट लाइन में 1 लिखेंगे तो 1 क्या है, EDA की गुणा में ही आएगा। तो EDA की गुणा जब हम 1 में करते हैं तो सिंपल सा हमें EDA ही मिल जाएगा। तो इसलिए हम नेक्स्ट लाइन में डायरेक्ट लिख रहे हैं कि जो d फाई ई और S2 होगा वो आएगा बराबर E और dA के। ठीक है, तो ये क्या आ गया, S2 सिरे पर जो हमने अल्पांश क्षेत्रफल
क्षेत्रफल माना था dA, उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो अब हमने क्या करा, S2 सिरे के कारण भी विद्युत फ्लक्स निकाल लिया और पीछे अभी हमने देखा था S1 सिरे के कारण भी विद्युत फ्लक्स। अब हम क्या करेंगे, टोटल गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारे विद्युत क्षेत्र का भी मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तब गॉसियन पृष्ठ, जो हमने गॉसियन पृष्ठ माना था, तब गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल यानी कि टोटल कितना आएगा आपका विद्युत फ्लक्स, इतना लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, ये हमारा होगा टोटल विद्युत फ्लक्स। तो टोटल जो विद्युत फ्लक्स आएगा वो जो हमने S2 सिरा लिया था, इस पर कितना विद्युत फ्लक्स आ रहा इसके, और जो हमने लिया था ये S1 सिरे पर कितना विद्युत फ्लक्स आ रहा है, ये इन दोनों के योग के बराबर होगा। यानी कि टोटल विद्युत फ्लक्स के लिए हमें ये वाली वैल्यू और जो S2 सिरे के कारण विद्युत फ्लक्स निकल रहा है ये वाली वैल्यू, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो ये जो टोटल विद्युत फ्लक्स आएगा जिसको हम लिखेंगे फाई ई से। ठीक है, टोटल विद्युत फ्लक्स को हम किससे लिखेंगे, फाई ई से। तो ये किसके बराबर आएगा, जो हमारी वैल्यू आई थी डी फाई ई S1, और प्लस में हमें क्या करना पड़ेगा डी फाई ई S2, इन दोनों के योग के बराबर होगा हमारा टोटल विद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला। अब देखिए ये एक बात आपको और यहाँ पर ध्यान रखनी है, जब भी हम टोटल विद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, जो थोड़ा सा विद्युत फ्लक्स होता है उसका समाकलन करना पड़ता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो डी फाई ई S1 है इसका भी समाकलन करेंगे, जिसके लिए हमने ये सांप के जैसा निशान बना दिया है, जो होता है हमारा समाकलन का निशान। इस आप सांप के तरीके से इसको ध्यान में रख सकते हैं। और ठीक इसी तरीके से इधर जो हमारा S2 सिरे के कारण विद्युत फ्लक्स निकला था उसका भी हम समाकलन कर देंगे। तो अब क्या होगा, हमारा टोटल विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस डी फाई ई S1 की जो वैल्यू आई थी वो रख देंगे और डी फाई ई S2 की जो वैल्यू आई थी उसको रख देंगे। तो फाई ई तो हमारा एज इट इज चलेगा भी, और बराबर में समाकलन का निशान भी एज इट इज, और ये जो डी फाई ई S1 है इसकी वैल्यू आ रही थी हमारी ई और डी ए, और प्लस में इधर समाकलन का निशान एज इट इज, और इसकी वैल्यू भी क्या आ रही थी ई और यहाँ पर डी ए। अब देखिए यहाँ पर हमें ई डी ए का समाकलन करना है और इधर भी ई डी ए का समाकलन करना है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए ई जो है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ई का तो समाकलन नहीं करेंगे, इस ई को ले लेंगे बाहर, इधर से भी और इधर से भी, हम केवल इस डी ए जो दे रखा है इनका समाकलन करेंगे। तो इसलिए नेक्स्ट लाइन में हम लिख रहे हैं फाई ई जो है वो बराबर होगा, ई बाहर आ जाएगा और हम समाकलन करेंगे केवल अपने डी ए का। इधर से भी इस ई को बाहर ले लेते हैं और समाकलन करेंगे केवल इस डी ए का। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो डी ए का हम समाकलन करेंगे तो ये जो समाकलन का निशान है ये इस डी को हटा देगा केवल यहाँ से, तो हमारा सिंपल सा ए बच जाएगा समाकलन होने के बाद। इधर भी ये समाकलन का निशान इस डी को हटा देगा और हमारा सिंपल सा ए बच जाएगा। देखिए जो मैथ वाले स्टूडेंट है वो जानते हैं कि डी ए का समाकलन क्या होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे, उन्हें नहीं पता होगा कि अगर हम डी ए का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा। इसलिए आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि ये जो समाकलन का निशान है जिसको हम सांप की तरह बता रहे थे, ये सांप इस डी को खा जाएगा और यहाँ पर भी ये जो सांप है वो इस डी को खा जाएगा। तो हमारा सिंपल से समाकलन करने के बाद इधर भी ए बचेगा, इधर भी ए बचेगा, वही हम नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर लिख देते हैं। तो फाई ई बराबर आएगा ई और इनटू में ये वाला सिंपल सा ए, प्लस में इधर भी ये वाला ई और सिंपल सा ये वाला ए। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ई इंटू ए प्लस में ई इंटू ए। अब दोनों तरफ ई ए दे रखा और बीच में प्लस का निशान है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2EA मिल जाएगा। EA और EA को हम जब जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2EA। तो ये क्या आ जाएगी, हमारी फाई ई की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि टोटल जो विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है उसकी वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम समीकरण नंबर 3 यहाँ पर मान लेंगे। तो ये तो आ गया हमारा टोटल गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब देखिए अगर हम क्या कर रहे थे, इस डेरिवेशन को गॉस प्रमेय के अकॉर्डिंग चल रहे थे, तो गॉस प्रमेय के अनुसार अगर हम देखें, गॉस प्रमेय के अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार यहाँ पर फाई ई की वैल्यू कितनी आ रही है, 2EA। लेकिन अगर हम गॉस प्रमेय के अनुसार देखें तो फाई ई की जो वैल्यू होती है वो होती है Q/में एप्सिलॉन नॉट, इतनी होती है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फाई ई है इसकी वैल्यू ये Q/E एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं, Q/में E एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें पहले, ये जो Q है, ये Q क्या है, आवेश। और यदि आप डायग्राम में देखो जो हमारा आवेश है वो किस तरीके से प्रेजेंट है,
तो आप एक बार यहाँ देखो, ये जो हमने चादर ली थी, ठीक है, एक समान रूप से आवेशित थी, यानी कि ये जो चादर है, इस चादर के पृष्ठ पर क्या है, आवेश प्रेजेंट है। और जब भी आवेश किसी भी पृष्ठ पर प्रेजेंट होता है तो उस वहाँ पर क्या कंडीशन होती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व की कंडीशन होती है, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। और इस सिग्मा की भी वैल्यू होती है, सिग्मा बराबर होता है Q/A। तो अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू निकालें तो ये A इधर चला जाएगा, तो हमें Q की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सिग्मा इंटू में A। तो अगर हम बात करें ये जो चादर है, इस चादर पर जो आवेश प्रेजेंट है, इस आवेश की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा A। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये Q है, इस Q की वैल्यू रख देंगे, जो हमने निकाली थी, कितनी आ रही थी, Q बराबर आ रहा था आपका सिग्मा इंटू में A। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो फाई E एज इट इज़, Q के स्थान पर ये सिग्मा और इंटू में A आपका एज इट इज़, और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट चल ही रहा है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण 3 में भी फाई E का मान है और समीकरण 4 में भी हमारा फाई E का मान है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये फाई E का, इस वाले फाई E का मान यहाँ पर समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब समीकरण 3 और 4 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 और 4 से फाई के दोनों की वैल्यू रख देंगे। तो एक बार आप देख लीजिए समीकरण 3 और 4 क्या आ रही थी, फिर दोबारा से। तो देखिए समीकरण 3 है ये वाली फाई E बराबर 2E है, और समीकरण 4 है ये वाली फाई E बराबर QA अपॉन में सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाले फाई E की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। तो यहाँ जो समीकरण 3 और 4 से हमारा मिलेगा वो मिलेगा सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा 2EA के। तो देखते हैं अब अपना, तो इसीलिए हम समीकरण 3 और 4 से क्या लिख सकते हैं, जो हमारा सिग्मा इंटू में A और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट चल रहा था, इस ये बराबर आ जाएगा आपका 2E और A के। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इधर वाला जो A है वो कट जाएगा इधर वाले A से। तो आपका सिंपल से नेक्स्ट लाइन में क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन बराबर में 2E। और यहाँ पर ये जो आपका E है, ये E क्या है, आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे दर्शाते हैं, E से ही दर्शाते हैं, यानी कि ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जिसका आपको मान निकालना है। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो इसकी गुणा में 2 दे रखा है, इस 2 को बराबर के इधर ले जाएंगे, और ये 2 इस E की गुणा में है तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर इधर वाली संख्या के बटे में, यानी कि इधर नीचे आ जाएगा। तो सिंपल सी हमें E की वैल्यू मिलेगी, ऊपर सिग्मा एज इट इज, नीचे 2 और फिर ये वाला एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। ये क्या होता है, आपका जो समतल आवेशित चादर होती है उसके निकट किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ये डेरिवेशन हो जाएगा कंप्लीट। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अपने इस यूट्यूब चैनल पर हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिकों को लेकर आते रहते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।